हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स और कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कंसंट्रेशन यूनिट्स किसके रेफरेंस में बात की जा रही हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर वाटर में 1 चम्मच चीनी मिलाई और दूसरे बच्चे ने उसी बीकर में 5 चम्मच चीनी मिलाई, तो नेचुरल सी बात है कि जो 5 चम्मच चीनी वाला बीकर है उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर में वो ज़्यादा गाढ़ा है, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। लेकिन अगर उससे कोई पूछे कि वो कितना कंसंट्रेटेड है, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो कितना कंसंट्रेटेड है। कैसे बताएगा? वो बस बोलेगा कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है? तो फॉर दैट वी नीड सम अमाउंट, सम काइंड ऑफ यूनिट दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन यूनिट्स। एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, नॉर्मैलिटी जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन जिसको पीपीएम से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जो हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे। एक बार हम रिकैप्चुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को फिर से पढ़ते हैं। अगर किसी एटम के नंबर्स दिए हुए हैं, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है वो एटम या मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स में, और एक दूसरा वाला और तीसरा वाला। तो 3 फॉर्मूले शुरू के बहुत यूज होते हैं, और मैंने कहा था कि इन 4 फॉर्मूलेज को अगर आप जानते हो तो बहुत आराम से नंबर ऑफ मोल्स समझ में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर उस एटम की, मान लीजिए सोडियम के आपको 50 ग्राम्स दे दिया जाए कि सोडियम 50 ग्राम से बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अगर एटम के आपको अमाउंट इन ग्राम दे दिया गया है तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स का अमाउंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, लेकिन अगर मैं 23 ग्राम कह दूं तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, it is known as gram atomic mass. So that should be very, very clear. This formula is only applicable for atoms because you are dividing it by gram atomic mass. But in the similar way, if the amount in gram of molecule is given, suppose you have given 50 grams of water, 50 grams of water, and somebody is asking tell number of moles, then the formula applied or applicable formula will be amount in gram, that means 50 gram what is given to you, 50 gram water is given to you, so amount in gram you have to divide it by gram molecular mass or gram molecular weight. So gram molecular weight, gram molecular mass of water is 18, हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं तो उसका 16 + 2 18, तो मॉलिक्यूलर मास तो 18 होता है, लेकिन अगर उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 18 ग्राम हो जाएगा। तो जो अमाउंट इन ग्राम दिया है उसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और ये मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लास्ट मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको गैस दी हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मैंने आपसे पूछा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और एनटीपी में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपसे आमना सामना हमारा होगा आज या कल में। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी। किसी गैस को अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया है, यानी 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया है, तो उसके वॉल्यूम को ऊपर रखना है और उसको 22.4 से डिवाइड कर देना है, 22.4 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स, वो भी रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि ये सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से इक्वेट भी किया जा सकता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी की। ये मोलैरिटी क्या है? सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है मोलैरिटी का, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो चुकी है। किसी सॉल्यूशन में अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि 2 कंपोनेंट है, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन,
अगर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें जो कम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा चीनी, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में शुगर ही हमेशा सॉल्यूट होगा। नो, इट्स नॉट देयर आर टू थिंग्स, sugar in water and water in sugar. Sugar in water, that means you have added sugar in large amount of water. Okay, as we already know this concept कि एक बीकर या एक ग्लास वाटर है उसमें एक चम्मच चीनी मिला दी, that is sugar in water. But when we call like water in sugar, that means it is something like कि आपके पास 5 किलो चीनी रखी है, उसमें आपने एक ग्लास पानी मिला दिया और चीनी गीली हो गई, तो अभी सॉल्यूट जो हो गया कम वाला, आपकी वाटर सॉल्यूट हो गया बाद वाले एग्जाम्पल में, और सॉल्वेंट जो हो गया वो शुगर हो गया। लेकिन व्हेन वी कॉल एज शुगर इन वाटर, दैट मींस आई हैव एडेड शुगर इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो इन दैट केस शुगर विल बी सॉल्यूट एंड water will be solvent. So what I wish to say that what is the definition of molarity? Molarity की definition क्या होती है, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है? तो molarity is equal to number of, ध्यान दीजिएगा इस बात को, moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, solution का पूरा ध्यान दीजिएगा, volume of solution in liters। ये आपका फॉर्मूला है मोलैरिटी का। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ में एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसको करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5.85, छोटा सा है, 5.845 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in water, and the solution is made up of, and the solution आपने उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, अब उसको सॉल्यूशन में और वाटर ऐड किया, एंड द सॉल्यूशन was made up to 500 ml यूजिंग स्टैंडर्ड फ्लास्क। स्टैंडर्ड फ्लास्क एक ऐसा फ्लास्क होता है जो एकदम एग्जैक्ट, अगर 500 कह दिया तो 500 ही ऐड करने का मार्क दिखाएगा, 500 से कम नहीं, 500 से ज्यादा नहीं। फ्लास्क, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी इज, क्वेश्चन यही पूछा, या फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी, ये क्वेश्चन है। क्या होगा? आपने कहा 5.845 ग्राम आपने डिसॉल्व किया सोडियम क्लोराइड वाटर में, और उस वाटर की मार्किंग 500 तक भर दिया उसको, पानी को, बताइए मोलैरिटी कितनी होगी? तो आपने कहा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपने कहा मोलैरिटी का फॉर्मूला ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल वी से वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? आपको अमाउंट इन ग्राम दिया है सोडियम क्लोराइड का 5.845, तो वो आपने ऊपर लिख दिया 5.84, अमाउंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट इन ग्राम, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, अमाउंट इन ग्राम अपॉन ग्राम। अब ये मॉलिक्यूल है कि एटम? मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होल अपॉन, ये आपको दिया रहेगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का 58.5 लेते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट 58.45 आता है, 58.45 एग्जैक्ट आता है। तो हम, और यहां पे कह दिया वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ठीक है, अमाउंट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 5.845, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 58.45,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ml, तो 500 ml को अगर आप लीटर्स में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ये कट पिट करके ये ऊपर कटेगा तो 0.1 आएगा, नीचे 0.5 आएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोलर। ये कैपिटल एम यूनिट होती है, मोलैरिटी की कैपिटल एम से दिखाई जाता है। तो मोलर, मोलर मतलब और लिख देता हूं 0.2 मोल्स पर लीटर। अगर कहीं कैपिटल एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0.2 मोल्स पर लीटर। तो इस तरह से मोलैरिटी की हम बात करते हैं। अब हम थोड़ी सी अगली बात करें मोलैलिटी की, कि मोलैलिटी क्या होता है। जब हम बात करते हैं मोलैलिटी की तो किस तरह से हमें आगे बढ़ते हैं मोलैलिटी की। तो अगला जो टॉपिक है हमारा सेकेंड जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो है मोलैलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम, क्या होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी भी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूशन नहीं है। मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को कि ये सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जरा इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझें, एक क्वेश्चन से समझें। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई मोलैलिटी की, अच्छी बात है। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन के बाद जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल से हम लिख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन है द मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं। सॉल्यूशन containing 45 gram of glucose, 45 grams of glucose dissolved in 2 kg of water। ये सवाल क्वेश्चन है, dissolved in 2 kg of water। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 45 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 45 ग्राम्स ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 2 kg ऑफ वाटर में। तो ये तो साहब सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्वेंट का अमाउंट इन केजी दिया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहेगा, सॉल्यूशन ये कहेगा कि सर आपको उसमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना पड़ेगा सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए अमाउंट इन ग्राम पता होनी चाहिए, तो अमाउंट इन ग्राम दी हुई है। लेकिन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से सॉल्यूट के, और सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अगर पता करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तो कैसे पता चलेगा, 6 इंटू कार्बन का कितना 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना 1, 6 इंटू, अब आपको ये याद करना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा, 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96। अगर आप इसको जोड़ो तो ये सारे के सारे आ जाएगा 180 ग्राम्स। ये 180 ग्राम हो गया ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हमारा फॉर्मूला, अब हम मोलैलिटी पे जाते हैं। जो मोलैलिटी का फॉर्मूला था हमें पता करना है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छी बात है, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी है भी नहीं कि केजी का सॉल्वेंट दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एनबी से भी डिनोट करते हैं, बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट। तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और अगर छोटे में लिखना हो कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो WB ध्यान रखिएगा, ये WB लिख दीजिए, WB सॉल्वेंट, आई एम सॉरी WA सॉल्वेंट है ना, तो WA, NB अपॉन WA, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरह से छोटा सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब NB क्या होता है,
NB क्या होता है जरा सोचो, आप कहो NB होता है WB अपॉन MB। सर ये क्या लिखा आपने WB बाई MB, होल अपॉन मैंने लिख दिया WA। NB अरे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो, पीछे फॉर्मूले में पढ़ा है आपने। और उसको WA मतलब वॉल्यूम ऑफ, आपने कहा वो तो वेट लिखा है, वो वॉल्यूम लिखो या वेट लिखो, वेट और वॉल्यूम दोनों चलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब WB कितना दिया हुआ है, WB आपको दिया हुआ है 45, अगर आप देखो तो 45 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 45 ग्राम दिया हुआ है। MB कितनी हो गई उसकी ग्लूकोज की, 180 हो गई, MB 180 आपने निकाली है। और WA कितना हो गया, उसको 2 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसको आपने 45 को 180 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.25 होल अपॉन 2, और अल्टीमेटली और आंसर विल बी 0.125 स्मॉल m। सो दिस इज योर मोलैलिटी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको मोलैलिटी भी समझाने की कोशिश की। अब बात आती है अगले टॉपिक की, नॉर्मेलिटी की, कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे आशा है आपको समझ में भी आएगा, और ये टॉपिक पढ़ना भी चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थर्ड हमारी जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो है साहब नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को अच्छा ये टॉपिक नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज पूछ लेते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि विच यूनिट इज बेटर फॉर एक्सप्रेशन इन फॉर टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, और पीछे आपने मोलैरिटी पढ़ा कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में कौन बेटर यूनिट है। तो ये कहा जाता है मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैलिटी। क्यों? जो मोलैलिटी है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पे डिपेंड करती है, और ये जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वेट चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल रिमेन सेम। तो यूनिट्स जो होती हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में, मोलैलिटी इज बेटर यूनिट, क्योंकि टेम्परेचर बदलने के साथ मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई मोलैलिटी इज अ बेटर यूनिट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक एक करके, ये थोड़ा सा समझने की बात है, अपनी आंख कान नाक खुली रखिएगा। नॉर्मेलिटी को जो डिफाइन किया जाता है वो कहते हैं नंबर ऑफ, अब तक नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते थे, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, किसका? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ये आपका। अच्छी बात है, लेकिन इसको सीखने के लिए कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। क्या देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेयर, यहाँ पे लिखा हो जहाँ पे, अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता रहेगा तब हम तो नॉर्मेलिटी पता कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, वेयर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, मैं इक्यू लिख दे रहा हूं बस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम, जो सॉल्यूट दिया हुआ है उसका अमाउंट इन ग्राम लिख लीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से। आप कहोगे ये भी एक अलग चीज है, इक्विवेलेंट वेट। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये भी तो हमको समझ नहीं आता है। यानी जब आप ये कहोगे, जब आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया, और ये नंबर ऑफ ग्राम, हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता नहीं था। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूले में आपने फिर बताया कि अमाउंट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट पता कर दीजिए, से निकाल लीजिए, लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट का पता नहीं है। तो फिर से हम वेयर फिर पता करेंगे कि ग्राम ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। वेयर मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास अपॉन m। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो किसी का भी निकाल लोगे और उसको n से डिवाइड कर दोगे। आप कहोगे अब ये n क्या है, जब ये आपने फॉर्मूला बताया तो हमें ये नहीं पता था, फिर इसको जब डिफाइन किया तो हमको ये नहीं पता था, अब आपने इक्विवेलेंट वेट बताया तो n नहीं पता है। n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस। अभी समझाता हूं मैं इसको, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। गेन्ड और लॉस और चार्ज और वैलेंसी और क्या हो सकता है, और एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस और एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड। आप कहोगे ये नई चीज हम सुन रहे हैं कि ये क्या चीज है, एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। अरे एसिड की एसिडिटी होती है, बेस की तो बेसिसिटी होती है। नहीं, ये थोड़े से टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमें नीचे से ऊपर चलेंगे तब नॉर्मेलिटी समझ में आएगी। सबसे पहले तो हम एन समझे क्या है। अगर हमने मैग्नीशियम लिया है एन, नोइंग एन, मैं एक एक करके समझाता हूं कि एन क्या है। नोइंग एन, अगर आपने मैग्नीशियम लिया है और मैग्नीशियम का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है कि मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम का कितना होता है, तो आपको पता है मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है। आपको पता है मैग्नीशियम पे जो चार्ज लिखते हैं हम Mg2+ लिखते हैं। तो ये जो चार्ज लिखा जाता है एल्युमिनियम पे जो चार्ज लिखते हैं वो Al+3 लिखते हैं। तो एल्युमिनियम का चार्ज Al+3, तो ये n की वैल्यू 3 हो गई। यानी कोई एटम है तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो n की वैल्यू हो जाएगी किसी एटम के लिए। तो यानी एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, एल्युमिनियम का वेट होगा कितना होगा एल्युमिनियम का, आप कहोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 27, मॉलिक्यूलर मास 27, और उसको उसके 4 से डिवाइड कर दीजिए 3, तो ये आपका जो 9 आया ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम की मैं बात करूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, और उस पर सोडियम पे चार्ज कितना लगता है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 23 आ जाएगा। यानी जितना मॉलिक्यूलर वेट था उतना इक्विवेलेंट वेट भी आया। तो इक्विवेलेंट वेट ऐसी बात आ गई। इन केस ऑफ अगर आपने कहा कि फॉर सॉल्ट्स, ये तो एटम्स की हो गई। फॉर सॉल्ट्स की आपने कोई ले ली, मान लीजिए फॉर सॉल्ट NaCl का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, वेट ऑफ NaCl। तो आप कहोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl में किसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ऊपर मॉलिक्यूलर मास रखना है या एटॉमिक मास रखना है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे NaCl का। NaCl का अभी आपने कहा 58.5 होता है, ठीक है 58.45 होता है, मैंने 5 ले लिया, और इसको n से डिवाइड करना है। तो NaCl में जो मेटल होगा उसका ही चार्ज रखेंगे, नॉन मेटल का नहीं, जो मेटालिक पार्ट होगा उसका चार्ज रखेंगे। यानी सोडियम का पे चार्ज 1 होता है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना आ गया 58.5 ग्राम। ये इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट भी उतना है, ये इक्विवेलेंट वेट है। लेकिन इसी तरह से अब एसिड्स की बात करें, एसिड्स की और बेस की बात करें कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, तो N फॉर एसिड्स की बात करें या बेस की बात कर लें, पहले एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि N फॉर एसिड्स क्या होता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी ऑफ, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं N फॉर एसिड्स या बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिड्स की बेसिसिटी कितनी होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। मैं कुछ एसिड्स लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके HCl, HNO3, H2SO4 और H3PO4। तो किसी की भी बेसिसिटी, किसी भी एसिड की बेसिसिटी उतनी होती है जितने वो H+ आयन डिलीवर कर सके। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 1, एक H+ आयन डिलीवर कर सकता है। इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 1, इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 2, इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 3। तो जितने वो H+ आयन डिलीवर कर सकता है वो किसी एसिड की बेसिसिटी होती है। अब क्या पता करना है, तो इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होता होगा, H2SO4 कितना होता होगा, ये क्वेश्चन है। चलो, तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होगा, आप कहोगे कि इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास से को n से डिवाइड कर देना है, और एसिड्स के लिए n जो है वो अभी भी बात हुई है, बेसिसिटी होती है। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का आप निकालोगे तो इसका हो जाएगा 2, सल्फर का हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 64 प्लस 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 98, यानी 98 ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो 98 को डिवाइड कर देते हैं H2SO4 के बेसिसिटी से, यानी 2 से। अगर 2 से आप डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट 49 ग्राम, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4
इज 49 ग्राम, जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है। तो आपको ये समझ में आया। अब मैं N फॉर बेस भी यहीं पे लगे हाथ क्लियर कर देता हूं। N फॉर बेसिस के लिए, जो बेसिस के लिए मैंने बोला कि एसिडिटी कहते हैं, तो एसिडिटी, अब एसिडिटी ऑफ बेसिस की एसिडिटी क्या होती है? बेसिस की एसिडिटी, मैं कुछ बेसिस के नाम लिखता हूं। मैं लिख रहा हूं NaOH, MgOH ट्वाइस और AlOH थ्राइस। ये 3 चीजें मैंने लिखी हैं आपकी। तो वो जितने OH माइनस, ये OH माइनस जितने फर्निश कर पाए, वो उसकी एसिडिटी होती है। किसकी? बेसिस की। यानी एसिडिटी ऑफ बेसिस इज द नंबर ऑफ OH आयन फर्निश्ड बाई बेसिस। तो ये कितने फर्निश कर सकता है? 1। ये कितने फर्निश कर सकता है? देखिए 2। ये कितने फर्निश कर सकता है? 3। तो ये इसकी एसिडिटी हो गई, किसी बेस की एसिडिटी, यानी जितने वो OH आयंस फर्निश कर सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और वही वैल्यू N की हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर वेट NaOH का। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा उसको NaOH को 1 से। MgOH ट्वाइस में मॉलिक्यूलर वेट MgOH ट्वाइस का निकाल के रख लीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अगर AlOH थ्राइस में है तो डिवाइड करिएगा 3 से। तो मुझे लगता है आपको अभी इक्विवेलेंट वेट निकालना आया है। तो जब इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा साहब, तो फिर से आते हैं। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N। तो अब आपको मान लीजिए कोई H2SO4 आपको 30 ग्राम दी हुई है और आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है। तो 30 ग्राम ऊपर रखोगे H2SO4 का, और अभी भी इक्विवेलेंट वेट आपने 49 निकाला ना 98/2, तो 49 नीचे रखोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा तो उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखना, तो आपको नॉर्मेलिटी पता लग जाएगी। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। क्वेश्चन है, इसी का एग्जाम्पल एक लेते हैं नॉर्मेलिटी पता करने के लिए। एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं। एग्जाम्पल है 3.15 ग्राम of oxalic acid, साथ साथ में लिखते चलिए और करते रहिए। डाईहाइड्रेट is dissolved in water and the solution was made up and the solution was made up to 100 ml. up to 100 ml यूजिंग, वही स्टैंडर्ड फ्लास्क से बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट बनाने के लिए, यूजिंग स्टैंडर्ड फ्लास्क। फाइंड नॉर्मेलिटी, क्वेश्चन हो गया फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में पहली बात तो वो कह रहा है 3.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक डाईहाइड्रेट। तो पहले मैं ऑक्सैलिक एसिड से आपको रूबरू करा दूं, आपको पता करा दूं कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होती है। ऑक्सैलिक एसिड आप ये कहते हो कि जब COOH.2H2O आता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड होती है। ऑक्सैलिक एसिड होती है COOH.2H2O। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, आप निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आप निकालोगे तो वो आएगा 126 U। इसका कार्बन का 12 ऑक्सीजन, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, फिर ये 2 मॉलिक्यूल वाटर का निकालोगे तो 126 U आएगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन N। अच्छी बात है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 126, और ऑक्सैलिक एसिड कितने H+ आयन फर्निश कर सकती है साहब? आप कहोगे 2। कैसे 2? एक ये वाला और एक ये वाला। तो यानी कि इस 126 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। हाँ जी, 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 63।
यानी 63 उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। ये भी हो गया। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर आप निकालिए, क्या निकालिए आप निकालिए नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऊपर होता है, आप देखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर्स में। आप इसके बाद नीचे नीचे लिखिएगा, इज इक्वल टू करने का तरीका ठीक नहीं होता है, आप इसके नीचे, जगह कम है इसलिए मैं इक्वल करके कर रहा हूं। अब आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैंने कहा था अमाउंट इन ग्राम, जितना दिया हो वो ऊपर रखिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा आप इक्विवेलेंट वेट से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता लग जाएगा। तो अमाउंट इन ग्राम को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपका लीटर में है ही है। तो अमाउंट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 3.15 ग्राम दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर दूं इक्विवेलेंट वेट ऑक्सैलिक एसिड के से, तो ऑक्सैलिक एसिड से इक्विवेलेंट वेट हो गया कितना? 63। और पूरे को डिवाइड कर दूं वाटर का 100 ml, तो 100 ml को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर्स में बदलने के लिए। इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरे के पूरे को, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 n। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। उसने कहा 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व की गई स्टैंडर्ड फ्लास्क लेकर के, बताइए उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किस तरह से उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक यूनिट्स जो होती हैं कंसंट्रेशन की वो यही 3 होती हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। बाकी और भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें हमारा पार्ट्स पर मिलियन और भी चीजें आएंगी जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।